बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच के साथ में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं जावेद इकबाल। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पर अगर हम एक नज़र डालें तो क़याम पाकिस्तान से लेके अब तक ये ताल्लुकात मुख्तलिफ उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं। हालिया दिनों में हमने देखा है कि और ये सवालात बार बार उठाए भी गए कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो आखिरकार सिक्योरिटी बेस्ड ही क्यों होते हैं। 2015 में जब साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने उस वक्त के सदर बराक ओबामा से मुलाकात की थी, तो उस वक्त जो सहाफ़ी इस इवेंट को और इस मुलाकात को कवर कर रहे थे उनमें मैं भी शामिल था और बराक ओबामा से उस वक्त भी सवाल किया गया कि ये ताल्लुकात सिक्योरिटी से आगे क्यों नहीं बढ़ पाते। तो उस पर उनका कहना था कि उनकी ख्वाहिश है और वो यकीनन पुरज़्म भी हैं कि इन ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देंगे और उसके लिए ज़ाहिर है उनके जवाबात में सेहत के शोबे में, तालीम के शोबे में जो मामलात हैं, जो अमरीकी ताउन है पाकिस्तान के साथ, उस हवाले से उन्होंने बात की। लेकिन अब जो गुज़िश्ता हुकूमत का एक अमरीका के ख़िलाफ़ एक बयानिया सामने आया जिसमें इमरान खान जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं वो मुस्तकिल ये बात करते रहे अपने जलसों में और अपने टेलीविज़न इंटरव्यूज़ में कि उनकी हुकूमत को गिराने में अमेरिका का हाथ है और वो डोनाल्ड लू के हवाले से इल्ज़ामात लगाते रहे। उसने यकीनी तौर पर पाकिस्तान के ताल्लुकात को अमेरिका के साथ बहुत नुकसान पहुंचाया और बल्कि ये कहा जाए नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचाया। एक बात ये भी जहन में रखने की है कि 2018 से 22 तक कोई रेगुलर सफ़ीर भी अमेरिका का पाकिस्तान में एक फुल टाइम सफ़ीर नहीं रहा। अब डोनाल्ड ब्लूम को पाकिस्तान भेजा गया है एक बाकायदा सफ़ीर की हैसियत से और उन्होंने आते ही पाकिस्तानी हुक्काम से मुलाकातें की हैं। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देना चाहते हैं और तिजारत, सरमायाकारी, पन बिजली के मंसूबे और जो दीगर जहाँ पे ट्रेड हो सकती है वो इसको बढ़ाना चाहते हैं। इसके साथ साथ जो अमरीकी खुसूसी नुमाइंदे हैं तिजारती उमूर के, दिलावर सैयद, उन्होंने भी पाकिस्तान का दौरा किया है और उन्होंने वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात की और वहाँ भी कुछ ऐसी बातचीत हुई कि दोनों मुल्क आपस में सरमायाकारी के फ़रोग़ को बढ़ाना चाहते हैं, इसके साथ साथ ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देना चाहते हैं और फिर यकीनी तौर पर अफ़गानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान और अमेरिका का जो किरदार है वो बहुत अहम है। पाकिस्तान हमेशा से इन ताल्लुकात को वसअत देना चाहता है क्योंकि ये इलाक़े में अमन के लिए, अफ़गानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए बहुत ज़रूरी है। जो अब एक नया दौर शुरू हुआ है वो कितना अहम है और पाकिस्तान अमेरिका की तिजारती मंडी से क्या फ़ायदा हासिल कर सकता है, इन तमाम मामलात पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में साबिक़ सफ़ीर जनाब नजमुस साकिब। आपको बहुत खुशामदीद नजमुस साकिब साहब। अफ़गान उमूर पर भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं हमारे दोस्त, हमारे साथी तज्ज़ियाकार जनाब हसन खान साहब, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। और कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं माशी तज्ज़ियाकार जनाब अमीन हाशवानी साहब, आपको भी गुफ्तगू में बहुत खुशामदीद कहते हैं। नजमुस साकिब साहब, ज़ाहिर है नई जहतों की जानिब जाना है, कुछ डैमेज हुआ साबिक़ा हुकूमत की इल्ज़ाम तराशी के बाद, लेकिन अभी नई सफ़ीर की तैनाती आपके ख्याल में ये एक बेहतर शगुन है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के लिए? ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आपकी एम्बेसी या हाई कमीशन जो है उसमें टॉप लेवल पे आपका डिप्लोमेट हो। इससे पहले कि हम इस पे बात करें, मैं अभी सोच रहा था कि जब भी पाकिस्तान यूएस रिलेशंस की बात होती है तो उस सिलसिले में मेरी एक गुजारिश है आपसे, हसन खान से, हाशवानी साहब से और जितने इस वक्त हम लोग पीटीवी देख रहे हैं, कुछ बातें जावेद हमें भूलनी पड़ेंगी, कुछ बातें हमें याद करनी पड़ेंगी और फिर हम आएंगे कि क्या काम करने। तो मुख्तसरन मैं 2-3 बातें इन तीनों यानी जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं। सबसे पहले हमें ये भूलना पड़ेगा कि पाकिस्तान सेंटो और सीटो का मेंबर रहा है, माजी की बात है। हमें ये भूलना पड़ेगा कि हमारे यहाँ से एक सदर जाते थे तो वो अमेरिका के सदर का गाल थपथपा सकते थे। हमें ये भूलना पड़ेगा कि अफ़गानिस्तान में या उससे पहले रूस जब आया अफ़गानिस्तान में तो पाकिस्तान की जो हैसियत थी वो अमेरिका की नज़र में क्या थी। हमें ये भूलना पड़ेगा कि अफ़गानिस्तान में जो 20 साल नेटो रहा है और जो अमेरिका रहा है, अब वो चला गया है, अब वो माजी किस्सा पारीना है, हमें भूलना पड़ेगा। बड़ा अहम सवाल है। मेरे पास बहुत सारे और हैं इसमें कि क्या भूलना पड़ेगा, क्या याद करना पड़ेगा।
हमें ये याद करना पड़ेगा कि अमेरिका इस दुनिया की सबसे बड़ी अस्करी ताकत है। हमें ये याद करना पड़ेगा कि अमेरिका इस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। हमें ये अपने आप को बताना पड़ेगा कि वो वाहिद सुपर पावर है। हमें ये बताना पड़ेगा अपने आप को कि पाकिस्तान के अगर आप तनाजुर में देखते हैं तो अमेरिका आपकी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट की डेस्टिनेशन है। हमें ये याद करना पड़ेगा कि वो यूनाइटेड नेशंस हो, वो फेटफ हो, हत्ता कि यूरोप के मामले में कोई जीएसपी प्लस का मामला भी हो तो उसमें अमेरिका की चलती है। ये दो बातें करने के बाद मैं आता हूं अब जो आपने सफीर की बात की कि हमने अब करना क्या है। बाकी दोस्त भी बीच में आएंगे। मेरे ख्याल में सबसे पहले आपने ये करना है कि जो गलत फहमियां आपने पैदा कर दी हैं, खासतौर पे जिनका हवाला आपने दिया, मिसाल के तौर पे चाइना के साथ ताल्लुकात इस तरह से बताने शुरू कर दिए कि अमेरिका एकदम से उनके कान खड़े हो गए कि ये क्या हो रहा है। बीजिंग ओलंपिक्स में आप चले गए, ठीक है। रूस का आपने दौरा उस वक्त किया जबकि यानी जिस दिन यूक्रेन पे वॉर होनी थी। उसके बाद उधर से आती है जो बाइडन का आती है आपको एक यानी इनविटेशन कि जी समिट ऑफ डेमोक्रेसीज है, उसमें आप अटेंड कीजिए। और उसमें तो जाना भी नहीं था अमेरिका में, वो तो आपने एक लैपटॉप के साथ वो आप कहते हैं जी हमने नहीं करनी। अब ये है कि इसके बाद ये जो साजिश का जिक्र आपने किया है, ये वो कहते हैं ना ताबूत में आखिरी कील ठोक दी आपने कि आपने बताया जी कि जो रेजीम चेंज हुई है इसका डायरेक्टली ताल्लुक जो है वो डोनाल्ड डू और उस साइफर मैसेज से और ये हिसाब। अब करना क्या है? मेरे ख्याल में एक बात सिर्फ मैं करूंगा इस सिलसिले में, हमने गलत फहमियां दूर करनी है और उसके बाद हमने दो तरफा ताल्लुकात को मुस्बित अंदाज से उस्तवार करने के लिए ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए, फ्यूचर को सामने रखते हुए और 22 करोड़ अवाम को सामने रखते हुए कुछ फैसले करने। ठीक है, अब आप गलतफहमियों की बात कर रही हैं, वो क्या है और किस तरह से वो हट सकती है, मैं आपसे पूछूंगा। लेकिन हसन खान साहब, ये बात करना कि साजिश हुई, आपको लगता है अब इमरान खान साहब का जो है ना थोड़ा सा हमें दिख रहा है कि वो कहीं नज़र नहीं आ रहा इस तरह की बात करना, लेकिन वो बयान देते रहे, वो बार बार देते रहे। क्या उनके सामने ये जो ज़मीनी हक़ाइक़ थे ये नहीं थे कि आपके पास इत्तेहादी थे, पार्लियामान था, पार्लियामान में आपके साथ जब सब शामिल थे तो आप हुकूमत में थे, जब वो चले गए तो आपकी अक्सरियत खो गए। हिरत भाई बहुत शुक्रिया। पहले तो शॉर्टली जो नजमुत साकिब साहब ने जितना हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसको अगर मैं एक लफ्ज़ में बयान करूं तो नजमुत साकिब साहब ये कहना चाह रहे हैं कि हमें अमेरिका के साथ ताल्लुकात, बल्कि जो भी बाहर ममालिक के साथ ताल्लुकात को डी इमोशनलाइज करना चाहिए। हम हर एक चीज़ को जो है ना जज्बाती अंदाज से, मचोइज़म जो होता है मैं हूँ और ये, इससे नहीं, जो इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं वो बड़े डेलिकेट होते हैं। और आप जितने भी देखें हमारे जो एम्बेसडर्स होते हैं या उनसे मिलते हैं, वो जब बोलते हैं ना, हम अक्सर कहते हैं कि जो एम्बेसडर होते हैं दे टॉक बट से नथिंग, मतलब है कि इतने होते हैं कि वो आपसे बातें भी करते हैं लेकिन कुछ कहते नहीं है, मतलब है कि आपको। तो इसीलिए अमेरिका के साथ एक तो ये आपने जो नजमुत साकिब साहब ने भी कहा कि ये लास्ट जो नाइल था, आखिरी कील जो था वो ये साजिश वाला, लेकिन इससे पहले भी अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बड़े लो पे जा रहे थे। द रीज़न वाज, जिस तरह एम्बेसडर साहब ने काफ़ी वो किए। देखिए अफ़गानिस्तान के हवाले से 20 साल जो हमारा रिश्ता रहा अमेरिका के साथ, वो एक मिसट्रस्ट का रिश्ता रहा है। ये 2 डेकेड्स जो थे, और जब 2 साल आप जिसमें आप देखें कि अमेरिका में तकरीबन 4 से 5 गवर्नमेंट जो चेंज हुए, डेमोक्रेट आए, रिपब्लिकन आए, डेमोक्रेट आए, रिपब्लिकन आए, 2-2 दफ़ा, तो ये काफ़ी जो स्कार्स थे ना पाकिस्तान के हवाले से, वो मिसट्रस्ट के, वो बड़े डीप चले गए हैं। इसको अभी हील करना, फिर इस पे ऊपर आ गया ये साजिश का जो कि आउट ऑफ द ब्लू के एक बातें हुई है और उसको आपने इतना बड़ा चढ़ा के पेश किया और इसको एक नैरेटिव बयानिया में कन्वर्ट किया आपने। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि अमेरिका के साथ हमारे लॉज भी रहे हैं और हाइज भी रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर अनफॉर्चुनेटली वो जो आपने कहा ना सिक्योरिटी फोकस। देखिए अमेरिका के साथ हमारी इंटरेक्शन होती है, पहले जिसको ना हमें उसको बुलाना चाहिए सीटो ओवर सेंटो, लेकिन जो ही आए हैं प्रेसिडेंट अयूब मार्शल्लाह, प्रेसिडेंट याहिया मार्शल्लाह, प्रेसिडेंट ज़िया मार्शल्लाह, प्रेसिडेंट मुशर्रफ मार्शल्लाह, अभी ये 40 साल
अमेरिका ने हमें जो देखा है एक आउटपोस्ट के नज़र से देखा है, एक सिक्योरिटी आउटपोस्ट के नज़र से, क्योंकि बैकयार्ड पे हम जो थे वो यूएसएसआर ये था, साथ चाइना इमर्ज हो रहा था, ईरान, मतलब द रीजन वाज वेरी वॉलेटाइल। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी मतलब है कि इट्स नॉट द होल गेम इज़ नॉट लास्ट। ये नहीं है कि हमने अमेरिका के साथ, अमेरिका देखिए हम भी जब ज़लज़ला आया 2005 में, तो मैं समझता हूँ कि हमसे ज़्यादा जो हर किसी से ज़्यादा जो एफर्ट्स किए थे, जो मदद किया था, वो अमेरिका ने किया था। गलतियाँ हमसे हुई है। मेरे ख्याल में दूसरों को मौरद इल्ज़ाम ठहराने के बजाय इट्स बेटर टू लुक इनवर्डली कि हमने किया है। हमने अमेरिका के साथ कभी जो है ना फेयर, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट से जो प्ले किया है ना, स्पेशली अफगानिस्तान, वो 40 साल इंगेज रहा। पहले 10 साल वो उसके साथ, फिर मुजाहिदीन, फिर तालिबान, फिर जो है जो डेमोक्रेट जिसे कहते हैं, 40 साल अमेरिका इधर इंगेज रहा। और अनफॉर्चुनेटली हम इतने मैं तो नालायक नहीं कहूँगा, लेकिन मतलब ये कि इतने हम वो ना कर सके कि इस सिचुएशन को हम एक्सप्लॉइट करके हमने लूज क्या आखिरी में देखिए पाक इंडिया बात हो रही थी, आपको इंडिया से डिहाइपनेट करके आपको अफगानिस्तान के साथ पाक अफगान कर दिया। अभी भी इंटरनेशनली जो भी हेडलाइन होता है पाक अफगान का होता है। वो आप बजाय इसके कि ये 40 साल आप इसको एक्सप्लॉइट करते, इसको टर्न करते नेशनल इंटरेस्ट में, ताल्लुकात को डीप रूट करते और मतलब है कि उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करते, हमने उसको वही सथी रखा। इस पोजीशन में थे कि कितने डॉलर आ गए, कितने डॉलर चले गए, तो वी लॉस्ट टू मच इंस्टेड ऑफ गेनिंग। ठीक है, मैं अमीन हाशवानी साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करूंगा। हाशवानी साहब, आप फरमाइएगा किस तरह से हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं इन बेहतर तात को तिजारत के अंदर, अपनी बेहतर मईशत के अंदर, ऐसे असर रसूख के अंदर जो ज़ाहिर है अमेरिका का IMF पर है, वर्ल्ड बैंक पर है, क्योंकि हम तो यहाँ मुल्क के अंदर सियासत करते हैं और एट द कॉस्ट ऑफ अपने मफादात, यानी जो हमारे इंटरेस्ट, कोर इंटरेस्ट होते हैं, हम उनकी तरफ तवज्जो नहीं रखते और हम इल्ज़ामात के इल्ज़ामात धर देते हैं कि ये इन्वॉल्व है हमारे खिलाफ, ये मुल्क इन्वॉल्व है हमारे खिलाफ। Yeah, I tend to agree. I think historically अगर आप देखें पाकिस्तान, we've never lost an opportunity to lose an opportunity. ये जो हमारे दूसरे गेस्ट ने जो कहा है, पहले तो कोल्ड वॉर थी, तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 कोल्ड वॉर पीरियड में आप देखें अगेन विद द स्पेशली विद द इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान बाय USSR, पाकिस्तान वाज एट द सेंट्रल पोजीशन and we played a very central role in that, not only US Pakistan but globally. Similarly, 9/11 war, beginning of the century, again Pakistan played a very central role, and for almost 20 years we were at a very pivotal position. अब दुनिया चेंज हो रही है, अब US and China की competition आ रही है. Here again there is an opportunity for Pakistan to actually play a role, not just कि एक balancing act between the two superpowers, one stable superpower, one an emerging superpower. Pakistan can not only have to walk a tight rope and do a balancing, but एक bridge का भी role यहाँ आ सकता है. कोल्ड वॉर में एंड वॉर ऑन टेरर दोनों फेज में पाकिस्तान के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ था. इन माय ओपिनियन हमने इसको खो गए, एंड ये प्रिसाइसली यही रीज़न थी कि हमारे इमीडिएट सेल्फ इंटरेस्ट हमने देखा, हमने कौमी एंड लॉन्ग टर्म हमने स्ट्रेटिजिक अलायंसेस हमने नहीं बिल्ड की. देखिए ये जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है ना, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स इंटरलिंक होता है. जब भी पॉलिटिकल आपको कहीं भी एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको एक स्ट्रैटेजी आपको बनाना पड़ता है कि ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ये बंद हो जाती है. विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मीन्स कि खिड़की खुली, खिड़की बंद हुई. जब खिड़की खुलती है तो आपको एक स्ट्रेटेजिकली आपको एक प्लान करना पड़ता है कि किस तरह इसको आप लॉन्ग टर्म में ले जाए. लॉन्ग टर्म हमेशा आता है थ्रू इकोनॉमिक्स, क्रिएटिंग मोर इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स, जॉइंट वेंचर्स. इसमें ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल आपके इंटरेस्ट क्रिएट है. पॉलिटिकल keeps on changing all the time. So historically, in my opinion, I agree with my other guest कि we have lost these opportunities. Today again challenge है, challenge के साथ opportunity भी आती है. इसको हम अगर अवेल कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, इसमें to be honest the jury is out.
ऑब्वियसली इसमें अगर आप कंस्पिरेसी थियरीज आप डालें एंड एंटी यूएस रेटरिक अगर आप करें, दैट सर्टनली डज नॉट हेल्प द सिचुएशन। एंड इसमें देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे कोरोना वायरस भी हुआ था तो लोगों की ओपिनियंस बड़ी डिवाइडेड थी, ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया भर में। कोई ये भी कहते थे कि बिल गेट्स ने वो माइक्रोचिप्स वायरस वैक्सीन में डाल देना, साइंटिफिकली इट्स रिडिकुलस, इट कांट हैपन, बट लॉट ऑफ पीपल हैड दिस ओपिनियन कि माइक्रोचिप आप वैक्सीन में डाल रहे। इसका सबसे क्लियर फॉर अस कि यूएस की क्या इन्वॉल्वमेंट थी, कितना उन्होंने गवर्नमेंट टॉपल किया, मेरी ओपिनियन आई थिंक शुड नॉट मैटर। मैं एक ऑर्डिनरी सिटीजन हूँ, यहाँ डिप्लोमैट्स, एक्स फॉरेन सेक्रेटरी सब बैठे हुए, दे आर प्रोफेशनल्स, उनका काम ही ये रहा है, उनके पूरे करियर रहा है, तो उनकी प्रोफेशनल आप ओपिनियन ले ले, वेदर दे से कि हाँ वाकई कंस्पिरेसी थ्योरी थी एंड उसकी वजह से गवर्नमेंट टॉपल हुई, या दे से कि नो। सो वॉट एवर द प्रोफेशनल ओपिनियन इज, वी शुड ऑलवेज गो विद दैट, नॉट कि मेरी पर्सनल ओपिनियन। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल डिप्लोमैट, उनकी है, वो समझते हैं इन चीज़ों को। सो जो पर्सनली मैंने जिनसे इंटरेक्ट किया है, दे ऑलवेज सेड, दे हैव सेड कि ये सही नहीं है, कि ये बड़ी कंस्पिरेसी थियरी थी। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर कोई आउटसाइड से एक मिड लेवल कोई डिप्लोमेटिक स्टाफ और वो भी एज अ कैजुअल रिमार्क कर पे हमारी गवर्नमेंट अगर उलट जाए, so then it doesn't speak very well of our own government कि हमारी इतनी fragile है, and that's not true. I mean we've gone through sanctions, Pressler amendments, sanctions हमारे पास हुई थी, sanctions हुई थी, हमारे पैसे रोक दिए थे F-16 के, and the government went on। तो गवर्नमेंट इतनी fragile नहीं होती है कि एक किसी ने कोई सेंटेंस कह दिया और उस पर गवर्नमेंट उलट जाए। This is one thing. The other thing I want to say is that जब आप यूएस एंड पाकिस्तान की जब आप रिलेशनशिप की आप बात करते हैं, इट्स नॉट जस्ट अमेरिका अलोन, इट्स द इंटायर यूरोपियन यूनियन, स्पेशली आफ्टर द यूक्रेन इन्वेजन। यूरोपियन यूनियन एंड अमेरिका आज पॉलिटिकली, इवन इकोनॉमिकली आज ऑन वन प्लेटफॉर्म आ गया है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप, यू हैव टू टॉक अबाउट द इंटायर वेस्ट। सो इफ यू सी पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स to EU and to the US combined, अगर आप देखें, it is the major chunk and our entire economy today depends on EU and the US. Similarly, अगर आप देखें कि जब आप बात करते हैं कि exports, countries progressive export is very important, लेकिन उसके साथ इन्वेस्टमेंट्स भी होती है। इन्वेस्टमेंट्स क्यों आपको चाहिए? क्योंकि अगर आपको सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए तो आपके इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक प्लस आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स चाहिए। चाइना हैज़ बिन वेरी काइंड, सीपेक का हमारे सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वी कांट जस्ट डिपेंड ऑन चाइना अलोन, वी नीड द इंटायर वर्ल्ड की इंटरेक्शन। तो इसके लिए जियोपॉलिटिकली हमें इंगेज करना बहुत ज़रूरी है। और इन्वेस्टमेंट के साथ आपकी टेक्नोलॉजीज आती है, आपकी नो हाउस आती है, आपके जॉइंट वेंचर्स होते हैं, आप ग्लोबल सप्लाई लिंक में आप इंटरलिंक होते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान हैज़ टू बी अ ग्लोबल लिंक करना पड़ेगा इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। नजमुल साकिब साहब, अब हिस्टोरिकली भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान का जो किरदार है वो चीन और अमेरिका के हवाले से बड़ा एक ब्रिजिंग लिंक, जिस तरह हशवानी साहब जिस तरफ इशारा कर रहे थे, और उनका कहना था कि ये मुल्क और ये हुकूमतें इतनी फ्रेजाइल नहीं होती कि एक साइफर की बुनियाद पे जो है वो फैसला हो जाए कि हुकूमत ख़त्म। बिल्कुल ठीक आपने कहा, आशवानी साहब ने भी ठीक कहा कि ये डिप्लोमेट्स का काम है कि वो बताएं, और हसन खान ने जो बातें की ख़ासतौर पे अफ़गानिस्तान के ज़िमन में, वो बिल्कुल करेक्ट हैं। इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, क्योंकि वो ज़रा टेक्निकल लेवल का है, अभी ये बात हो रही थी कि अगर फ़र्ज़ करें अमेरिका के साथ आप कोई गैरत का तस्वुर ला के या कोई ये जी हमारे साथ ज़्यादती हो गई, तो अल्टरनेटिव क्या है? मैं आपको मिसाल दूंगा ब्रिक्स की। ये ग्रुप है ना जिसमें ब्राज़ील और इंडिया, चाइना और यानी रशिया और साउथ अफ्रीका, 2009 में बनती है ये। अच्छा, इन्होंने जो सबसे पहले जावेद ऐलान किया ना, वो ये कि हम अपना IMF अलहदा से बनाएंगे, हमारा वर्ल्ड बैंक अलहदा होगा, हम अपनी जो है वो करेंसी वगैरह अलहदा करेंगे, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, हमारा सारा कुछ अलहदा होगा, और हम वेस्ट के मुकाबले में, और ये बड़ी ताकतवर ये मुल्क हैं, अंदाजा लगाइए चाइना और रशिया, जो आपको अभी देखिए कितने बरस हो गए अभी तक कुछ भी नहीं कर सके, बल्कि रूस जो है वो डिपेंडेंट है यानी USA पे,
चाइना हत्ता के इतनी ट्रेड वॉर और साउथ चाइना सी पे इतने मसले और ताइवान का ये मसला और फलाना फलाना, चाइना को आपने देखा है कोई उसने बनाया हो अपनी अना का मसला या वो? इसी तरह से इसमें इंडिया भी है, इसमें साउथ अफ्रीका भी है। कहने का मकसद ये है कि आपके पास अगर कोई अल्टरनेटिव नहीं है, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी अमेरिका से ताल्लुकात जो हैं वो आप खराब कर लें, या उन्होंने हमारी गैरत पे हमला किया है और उन्होंने साजिश की है और उनको हम सजा देंगे, ओ फॉर गॉड सेक्स। या फिर ये आप कहते हैं जी कि इस वक्त मौका है कि चाइना और यूएस और यूएसएसआर और ये जो रशिया और अमेरिका के दरमियान हम ब्रिज का किरदार, आपको पूछता कौन है? मुझे पहले ये बताइए। आप अपनी जब हैसियत देखते हैं, जब आप कमिटी ऑफ नेशंस में पाकिस्तान को देखते हैं, एक जर्रे के बराबर है। हाँ, आपका जो न्यूक्लियर यानी इशू है उसके बुनियाद पे आपको इंपॉर्टेंस मिलती है और हमेशा जोग्राफी ने आपकी मदद की है, चाहे वो रूस वाला अफगानिस्तान में हो टाइम हो या आपका। अब यह है कि इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेवल पे होकर सोचना है। साजिश हुई है, साबित तो नहीं हो सकी। उसमें ISSPR ये जो आपकी है यानी फौज कहती है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि जी नहीं हुई, मदाखलत शायद हुई, नहीं हुई, लेकिन साजिश तो बिल्कुल नहीं हुई। एक साइफर, मैं हैरान होता हूं कि मैंने तो जिंदगी में सैकड़ों साइफर्स दी हैं एज सिफारतकार और बहसियत एम्बेसडर के। ये एक नॉर्मल सा खत होता है, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, 2 दफा पहले बता चुका हूं आपके प्रोग्राम में। ये एक नॉर्मल सा खत होता है जिसको आप सीक्रेट तरीके से कोड करके, तो एक सफीर बाहर से पाकिस्तान भेजता है, उसको डी कोड करके तो आप पढ़ते हैं। और ये हफ्ते में अगर कोई अच्छा काम करने वाला सफीर है तो कम से कम 3 या 4 तो ये देता है। अच्छा। दूसरा कि ये हमारा सफीर बता रहा है हमें, नोट कीजिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं, हमारा सफीर जो कि यानी असद मजीद जिनका नाम है, वो ये लिखते हैं कि मेरी एक मीटिंग हुई। अब उनसे किसी ने पूछा कि ये कैसे मीटिंग हुई, इसके जुजियात जो हैं उसके, अगर तो डोनाल्ड लू जिससे मीटिंग हुई उनकी बातें वो आपको खत लिखते हैं, वो आपको कहते हैं कि जी ये आप ये करें वरना हम ये, फिर तो कोई बात बनती है सबूत के बगैर। अब इसको एक आपने बयानिया जिस तरह ये हसन खान ने कहा कि उसको आपने एक बयानिया बना लिया है, हमारी आवाम जो है उसके पीछे जा रही है नहीं जा रही है ये अलग बात है। मेरा कहना यह है कि ये साजिश का करके आपने और कुछ किया ना हो या कुछ किया हो, आपने पाकिस्तान यूएस के ताल्लुकात को बिल्कुल एक ऐसी नहज पे ले आए हैं, क्योंकि वहां पे जब देखा जाता है ना जावेद, तो वो ये नहीं देखते कि इमरान खान है, नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैज सेड दिस, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज सेड दिस, इस्लामाबाद मेंटेन्स दिस, इस्लामाबाद सेज दिस। अच्छा, फिर उसके बारे में यह है कि उसका रिएक्शन डेवलप होता है। और हमने देखा, हमने फैटफ का देखा। देखिए, जब तक आप अमेरिका से, ये बात बिल्कुल ठीक की है हाशवानी साहब ने कि अमेरिका सिर्फ अमेरिका नहीं है, उसमें पूरा वेस्ट है, उसमें वो तमाम कुव्वतें हैं, उसमें जर्मनी है, दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी। आपका फैटफ में डालना अमेरिका मौजूद, फैटफ से निकलना अमेरिका मौजूद, जीएसपी प्लस में आना अमेरिका की आशीर्वाद, जीएसपी प्लस का रिव्यू अमेरिका की आशीर्वाद, आपका कश्मीर का मसला, आपके ये सारी जगहों पे अमेरिका अगर नहीं है तो यूरोपियन यूनियन है। मकसद क्या है? इस वक्त हालात को प्लीज देखना है, हमें इनका तज्जिया करना है प्रैक्टिकल लेवल पे। और जो गैरत, एक बात सिर्फ करता हूं मैं उसकी मिसाल देता हूं कि बड़े जो स्टेट्समैन हैं या जो लीडर हैं, जब गैरत की बात आती है तो क्या जवाब देते हैं। एक मिसाल देता हूं, अभी कुछ दिनों पहले बरतानिया के वजीर आजम ने एक बयान दिया कि व्लादिमीर पुतिन की जगह अगर कोई औरत होती या व्लादिमीर पुतिन एक औरत होता तो यूक्रेन में यह काम ना होता। अब अंदाजा लगाइए, अगर कोई हमारे किसी प्राइम मिनिस्टर को यह बात कर रहा है, कितना कुछ होगा। उधर से क्या आया? 3 दिन तो जवाब ही नहीं आया, चौथे दिन जवाब आया, और वो बिल्कुल जिस तरह कहते हैं ना, जिस तरह का तीर आए उस तरह का। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वो जो फॉकलैंड में गया था यूनाइटेड किंगडम, और उसने वहां जाके अपने वो शिप्स भेजी थी और वो जो हमले किए थे अर्जेंटीना वगैरह, उस वक्त तो मार्गरेट थैचर थी यानी आपकी प्राइम मिनिस्टर।
यानी बजाय इसके कि हम उसको एक बना लें अपनी अना का मसला, गैरत का मसला। इस वक्त की आखिरी बात, मुल्कों के ताल्लुकात इंसानी ताल्लुकात जैसे नहीं होते। मुल्कों में नेशनल इंटरेस्ट देखा जाता है। ये जज्बाती बातें, गैरत की बातें, ये वो बातें, ये आप पर्सनल लेवल पे करते हैं, मुल्कों के लेवल पे नहीं करते। और ये समझना बड़ा जरूरी है और इसके मुताबिक अमल करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है अजहर खान साहब, लेकिन अफगानिस्तान को लेके हमारे पहले भी ये तहफ़्फ़ुज़ात तो रहे हैं, हमारी तशवीश रही कि पहले भी अमेरिका छोड़ के चला गया। अब भी हमारी एक तशवीश है क्योंकि हम इंगेज करना चाह रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि इंगेज रहे तालिबान के साथ। ज़ाहिर है कोई जो इंसानी अलमिया है वो ना हो, अर्थक्वेक हुआ, फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान अमेरिका वहाँ से इनखला कर गया। हमें फिर ऐसी तशवीश है कि कहीं लॉन्ग टर्म इंगेजमेंट से वापस फिर ना चला जाए अमेरिका, या उसको इंगेज रखा जाए, इंगेज रहे, वो उनके साथ भी इंगेज रहे। देखिए जैद भाई, जब तक अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी ना आई होना, उस वक्त तक पाकिस्तान के तो कंसर्न होंगे और जेन्युइन कंसर्न। इस वक्त सिचुएशन ये है कि अफ़गानिस्तान जो है वो आइसोलेटेड है। आपने ये जो उनको उलमा का जरगा के लिए जो 3 दिन वो जारी रहा, उसमें जो उनके अमीरुल मोमिनीन है मुल्ला हैबतुल्लाह साहब, उसकी मैंने पूरी तकरीर सुनी। ठीक, अभी आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ही इज़ अमीरुल मोमिनीन और उसका ये पहला स्पीच है दुनिया को, और दुनिया एवरीबॉडी वॉज वेटिंग कि पहली दफ़ा वो आप पब्लिक में आ रहे हैं और आप वो दे रहे हैं। देखिए उसकी स्पीच और सिराज हक्कानी उसके जो मिनिस्टर फॉर इंटीरियर है उसकी स्पीच, मुल्ला हैबतुल्लाह ने उसमें ये नहीं कहा कि मुल्कों के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे होंगे, हमने दुनिया को कैसे इंगेज करना है। क्योंकि इस वक्त अफ़गानिस्तान के लिए जो पाकिस्तान की तनाजुर में जो सबसे बड़ा मसला है वो इंगेजमेंट विद द वर्ल्ड है, कि वर्ल्ड इनके साथ इंगेज हो जाए। वो आइसोलेटेड है इस वक्त, और तालिबान की जो रवैया है उस वक्त जो है वो भी लग ऐसा रहा है कि वो डिवाइडेड है। जो एक ग्रुप है जो पब्लिक में है वो कहते हैं कि हमने इंगेज होना है, लेकिन पीछे जो डिसीजन मेकर शायद या इन्फ्लुएंसर है वो थोड़ा सा जो है वो कहते हैं कि जी सारी चीज़ें अल्लाह पे छोड़नी है, शरीयत पे छोड़नी है, या ट्राइबल स्ट्रक्चर जो है। वो तकरीर में ना उसने ये बात की कि हमने दुनिया के साथ कैसे इंगेज होना है, उस तकरीर में ना उसने ये बात की कि दुनिया के जो कंसर्न है उनको हमने कैसे एड्रेस करना है। क्योंकि देखिए यू आर लिविंग इन ए कमिटी ऑफ नेशंस। आप ये कोई आइसोलेटेड वो मतलब एक 7वीं 8वीं 9वीं सदी का वो भी नहीं है, ये 21वीं सदी का की दुनिया है। ये नहीं है कि आप जो है वो तलवार लेके घोड़े पे सवार हो के बस जाओ जिधर भी आपने जाना है और जहाँ पे आप जाए वहाँ पे आपने झंडा गाड़ दिया कि ये मेरा है। नंबर 1 उसने ये बात नहीं की। उसने अफगानिस्तान का फ्यूचर क्या होगा, मतलब है अमारत अगर है तो अमारत क्या करना चाह रही है, उसकी सारी बातें फोकस इसी पे थी कि आप अमारत पे तनकीद ना करें, आप अमारत को स्ट्रेंथन करें। हमारा जो एजेंडा है वो इस्लाम है, इस्लाम के बारे में हम किसी से नेगोशिएट नहीं करना चाहते वगैरह वगैरह, पूरा फोकस उसका ये रहा। उसके मुकाबले में अगर आप देखें जो सिराजुद्दीन हक्कानी की जो स्पीच थी वो जरा मोर मैच्योर, बिल्कुल। हालांकि उसने कहा भी कि अमीर साहब बैठे हुए हैं मेरे लिए ये बातें करना, जाहिर बात है वो खलीफा बैठा हुआ हो और उसका जो वजीर है, उसने कहा कि देखिए हमें आगे बढ़ना है। उसकी तकरीर ये था फॉरवर्ड लुकिंग कि हमें आगे बढ़ना है, हमें अपने अफगानों, अभी हमने इससे निकलना है। जिस तरह एम्बेसडर साहब ने कहा कि किसने हारा, किसने जीता, किसने क्या किया, इससे हमें आगे निकलना होगा। जो जिस काम का एक्सपर्ट है उसको वो धंधा हमने जो है ना उसके जिम्मे डालना होगा, मतलब उसको हमने इंगेज करना होगा। उनके साथ हमारे आइडियोलॉजिकल हमने देखें कि वो अगर हमारे आइडियोलॉजी को फॉलो करते तो बहुत अच्छा। उसने फिर मिसालें भी दी कि दुनिया में इस तरह चीज़ें हुई है इस्लामिक हिस्ट्री में भी। अभी मैं समझता हूँ कि इस वक्त अफगानिस्तान जो है वो न सिर्फ पाकिस्तान का कंसर्न है बल्कि इस पूरे रीजन का कंसर्न होगा। वर्ल्ड को इंगेज करना होगा, वरना जिस सिचुएशन में इस वक्त अफगानिस्तान है, जिस सिचुएशन ये जलजला तो आया, फोकस हुआ, ये अच्छा, मतलब अच्छा तो नहीं, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आप समझ ले कि दुनिया की फोकस इधर आ गई, वरना रोजाना की बुनियाद पे वहाँ हंगर से, बिल्कुल भूख से, बीमारियों से, देखे वहाँ से ब्रेन ड्रेन हुए। जितने टेक्निकल लोग थे सारे इस्लामाबाद पूरा बला है, किसी से पूछो कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई ऑफिसर है, कोई ये, मतलब ये पैसे उनसे निकल गए हैं, जो उनका जो बिजनेस क्लास है वो निकल चुका है उनसे। इसी तरह वहाँ पे स्कूल बंद है, टीचर है नहीं, टीचर की सैलरीज नहीं है। तो
ये जो सिचुएशन है ये सस्टेनेबल नहीं है। मेरी राय में जो मैं अफगानिस्तान को देख रहा हूँ, ये जो करंट सिचुएशन है, क्योंकि ना दुआओं से मुल्क चलती है, और इस तरह हमने कहा कि ना गैरत और हमीयत और इससे मुल्क चलती है। आपने लोगों को फीड करना है, आपने गवर्न करना है, आपने रियासत चलानी है और मॉडर्न रियासत चलानी है, मॉडर्न रियासत चलानी है। इसके लिए तो मैं समझता हूँ कि कंसर्न जेन्युइन है पाकिस्तान के, और मेरे ख्याल में ग्रोइंग है। मतलब कि पहले हमारा ख्याल था कि शायद यूएस जो 15 अगस्त को ये फॉल हो गई काबुल की और अमारत ने तालिबान ले गए, तो हमारा ख्याल था कि ग्रेजुअली जो है ये इंगेज कर जाएंगे, कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स आए रशिया की तरफ से, चाइना की तरफ से, हम थोड़ा सा जो है ना कॉन्फिडेंस आगे खींची। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ, चलो ठीक है, अभी रूस के साथ वो डायलॉग चल रही है कतर में, चीन ने दोबारा, व्लादिमीर पुतिन ने दोबारा स्टेटमेंट दिया है कि हम इंगेज करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितना जल्द हो सके उतना ही अच्छा होगा, वरना द वे जो हो रहा है इट इज ड्रिफ्टिंग टुवर्ड आई थिंक अनदर केओस, एंड दैट केओस विल क्रिएट अ नाइटमेयर फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है। और जाहिर है पाकिस्तान का, जैसे कि नजमुल साकिब साहब भी फरमा रहे थे, कि एक बड़ा जियोग्राफिकली एक बड़ी सेंट्रल लोकेशन है। अमीना अशवानी साहब, अब जाहिर है इस खित्ते में हमने देखा हमारी तरफ तो CPEC आया, लेकिन BRI है, चाइना यहाँ पे कुछ माशी जो मौक़े हैं उनकी भी तलाश कर रहा है। लेकिन ऐसी सूरत के अंदर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, फिर अफगानिस्तान के अंदर अमन का ना आना, और फिर रूस और यूक्रेन का ये तनाज़ा शुरू हो जाना, जंग का जारी रहना, आप समझते हैं कि ये ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी रुकावट बनेगी इस पूरे खित्ते की जो एक माशी सूरत हाल है उसके हवाले से? यस एब्सोल्युटली, आई थिंक ये बड़ी एक चैलेंजिंग सिचुएशन है, क्योंकि पाकिस्तान का हमेशा एस्पिरेशन रहा है कि हम सेंट्रल एशिया के थ्रू हम एक्सेस मिले, ताकि पाकिस्तान की जो हम बात करते हैं जियो स्ट्रेटिजिक लोकेशन, उसको हम कैपिटलाइज करें। जब तक अफ़गानिस्तान में एक पीसफुल स्टेबल नेशन नहीं बनता है, हमें एक रिलायबल ये रूट नहीं मिलेगा। एंड अगर नहीं मिलता है तो ट्रेड, इन्वेस्टमेंट जो हमारी एक एस्पिरेशन है वो कभी भी पूरी नहीं होगी। अफ़गानिस्तान इन माई ओपिनियन इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। इट्स नॉट के देयर आर मल्टीपल कंपीटिंग फोर्सेस अंडर द रेडार स्क्रीन, हमें नहीं पता है। शुरू में जब तालिबान गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने बड़ी इंकरेजिंग स्टेटमेंट्स दी थी एंड बड़ी सेंसिबल एंड बहुत मैच्योर उन्होंने कहा था, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की जब बारी आई तो कर नहीं सके। एंड क्लियरली उसमें बिलो द सरफेस और कंपीटिंग फोर्सेस है जो रिफॉर्म नहीं चाहते। सो दिस इट्स अ वेरी डिफिकल्ट, एंड प्लस TTP आप देख लें, उनके भी डायनामिक्स है, हमारे TTP के कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, तो वो मैनेज कर रहे हैं। सो आई थिंक अफगानिस्तान इज़ वन जहां हमें प्रॉब्लम है। दूसरा हमारा नेबर है ईरान का, अगेन वो न्यूक्लियर डील थी, वो अभी तक नहीं हुई है, अभी तक वो डेडलॉक चल रहा है। अगेन वहाँ हमारा पोटेंशियल है, हमारी गैस पाइपलाइन थी, आज अगर होती तो हमारे को बहुत फ़ायदा होता ईरान की पाइपलाइन से। अगेन वहाँ भी हम चोकर ब्लॉक हुए हुए हैं। थर्ड एस्पेक्ट इज़ इंडिया का अगर आप देखें तो इंडिया इज़ अ राइजिंग पावर, नॉट ओनली पावर बट इंडिया को वेस्ट ने और एक पोजीशन किया है कि ये जो राइवलरी आ रही है नेक्स्ट, जैसे मैंने पहले कहा था US एंड चाइना की, तो उसमें वेस्ट इज़ प्रॉपिंग अप इंडिया टू बी द कंपीटिंग द काउंटरवेट इन द रीजन टू चाइना। सो इंडिया जो है वो एक राइजिंग इन्फ्लुएंस उसका बढ़ते जा रहा है बाय ईच पासिंग डे। नाउ इट्स परफेक्टली फाइन, आई थिंक ईच नेशन डिजर्व्स वॉट एवर दे वांट। सो अर्लियर जब भी गवर्नमेंट्स थी एंड हमारा हमेशा यही था, ठीक है हम बायलैटरल इशूज़ है, वो जिसको जो कंट्री करना है वो बायलैटरल बेसिस। लेकिन जो मोदी गवर्नमेंट आई है, इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट डायनामिक। इन माई ओपिनियन दे एंटी पाकिस्तान, दे आर नॉट न्यूट्रल। इससे पहले मनमोहन सिंह थी, मुशर्रफ के टाइम में देयर वाज जेन्युइन एफर्ट के पीसफुल लास्टिंग पीस आ जाए, कश्मीर के बारे में सोल्यूशन आ जाए। मोदी गवर्नमेंट इज़ अ फैशिस्ट गवर्नमेंट एंड दे आर एंटी पाकिस्तान एंड मैं से एंटी मुस्लिम एज वेल। तो वो उसमें इन दैट डायनामिक्स में आप देख ले, हर मौका मिल रहा है इंडिया पाकिस्तान को ब्लॉक कर रहा है। नाउ सो इट्स अ वेरी, जितने हमारे नेबर्स देख ले, चाइना है, चाइना इज़ अ ओनली टाइम टेस्टेड फ्रेंड, वहाँ भी इट्स इन अ वेरी प्रिकेरियस पोजीशन बिकॉज वहाँ चाइना एंड US की राइवलरी बढ़ रही है। सो पाकिस्तान इज़ इन अ वेरी डिफिकल्ट पोजीशन एंड गोइंग फॉरवर्ड भी ट्रेंड्स ये चलते आ रहे हैं। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल
इन हाउ वी टेक, एंड जैसे हमारे दूसरे गेस्ट ने भी कहा, हमें इमोशनल नहीं लेना है, इरैशनल डिसीजन नहीं लेनी, स्टेटमेंट्स भी नहीं देनी, हमें बड़ा टैक्टफुली इसको इंगेज करना पड़ेगा वेस्टर्न गवर्नमेंट्स को. एंड टू से दिस कंस्पिरेसी थियरी, इट जस्ट डैमेजेस अस एंड पुट्स अस बैक कंसिडरेबली. एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस उस वक़्त बढ़ेगा एंड वर्ल्ड हमें उस वक़्त सीरियस लेगी जब हम अपना घर सही करेंगे. हिलरी क्लिंटन व्हेन शी वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो पाकिस्तान आई थी, व्हाट डिड शी से? शी सेड आप हमसे तो आप एड मांग रहे हैं, आपके जो अमीर तबका है वो तो कोई टैक्स ही नहीं देता है, आपकी अनडॉक्यूमेंट इकॉनमी है, कोई टैक्स नहीं देता है, आप अपने लोगों से तो पहले आप पैसा वसूल करें, फिर आप दूसरों से मांगे. इट वाज शेमफुल व्हेन आई हर्ड दिस थिंग एंड इट इज़ ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू. जब तक हम अपना घर सही नहीं करेंगे, नो वर्ल्ड कंट्री विल टेक अस सीरियसली. एंड मैं बिल्कुल सही कहता हूँ, ये जो हमारी एक इमेज है कि द होल यूनिवर्स रिवॉल्व्स अराउंड पाकिस्तान एंड वॉशिंगटन ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक पाकिस्तान के बारे में सोचता है, इट्स एब्सोल्युटली अनट्रू. आप जाएं, दे डोंट गिव अ डैम अबाउट आज हमारे, बल्कि पाकिस्तान की न्यूसेंस वैल्यू बन गई थी कि वॉर ऑन टेरर में, अफगानिस्तान में, जिहादिज्म. सो वी हैव टू, एक हमें अपना इन हाउस घर से ही करना है. इसमें मैंने प्रीवियसली भी कहा था कि पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स को खुदा के वास्ते आप अलग कर दें. इकोनॉमिक पॉलिसीज आप बनाएं विच शुड बी कंसिस्टेंट. और ये इट्स अ पॉलिटिकल फेलियर ऑफ ऑल द गवर्नमेंट्स विदाउट एक्सेप्शन. जब भी गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट आती है वो हमेशा कहते हैं हाँ इकोनॉमिक, ऑपोजिशन में होती है उनकी टोन्स बिल्कुल चेंज हो जाती है. तो गवर्नमेंट्स एंड ऑपोजिशन शुड गेट टुगेदर एंड एक 15 साल का इकोनॉमिक प्लान बनाएं कि हमारी कंसिस्टेंट पॉलिसीज होगी वीज़ा वी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वीज़ा वी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. बिकॉज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बहुत मुश्किल होते हैं, बहुत अनपॉपुलर होते हैं. तो जब जो भी गवर्नमेंट ट्राई करती है, ऑपोजिशन हमेशा उनको आकर उनको अंडरमाइन करती है, नोइंग वेरी वेल कि ये लॉन्ग टर्म में मुल्क के मुफाद में है. अनफॉर्चुनेटली immediate political self-interest always takes precedent over national interest, and this has been the trend with all political parties without exception, unfortunately. बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी आपने अहम बात की कि सेल्फ पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए हम जो है वो सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं. और ये शहबाज शरीफ साहब जब अपोजिशन में भी थे तो वो कहते थे कि चार्टर ऑफ इकॉनमी करते हैं, जैसे हशवानी साहब कह रहे हैं कि सियासत और मईशत को आप अलग कर दें. दूसरी तरफ अगर हम देख रहे हैं इस वक्त मुश्किल सूरत हाल तो है, उन्होंने जिक्र किया सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में देखें, अफगानिस्तान में बदअमनी, दूसरी तरफ आप ईरान के साथ पाबंदियाँ, चाइना के साथ जाएं तो आपने पिछली कमिटमेंट्स नहीं की सीपैक पे, गुज़श्ता हुकूमत में वो भी नाराज़ बैठे हैं. तो बड़ी मुश्किल एक सूरत हाल है. देखिए जावेद, आपका जो PTV है ना, इसको पूरे पाकिस्तान में ये एक वाहिद चैनल है जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है, और इस पे जो लोग बात करते हैं उसमें हकीकत जो है वो बड़ा ज़रूरी है कि बताई जाए, ठीक तरीके से बताई जाए, ताकि जो आपका माइंडसेट बनता है, ताकि आपकी जो अप्रोच बनती है, आपका बिहेवियर बनता है, उसमें 2-3 आपकी इजाज़त से चीज़ें इनको ठीक करना चाहूँगा. सबसे पहली बात यह है कि जब पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन की बात होती है, मैंने इस पूरे मसले को एज़ डायरेक्टर जनरल फॉरेन ऑफिस इसको डील किया है. ईरान और टर्की मेरे पास होता था, सेंट्रल एशिया, तो मैंने इसको बड़े गौर से पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े हैं, हिसाब किताब है. इसमें कुछ गलती हमारी है कि यानी जो हमारी तरफ से पाइपलाइन बननी थी वो नहीं बन सकी. उसके कई यानी यूँ समझिए कि अंदरूनी हिसाब किताब हैं कि ठेका किसको देना है, किसने वो बनानी है वगैरह. लेकिन जो बुनियादी चीज़ रही जो मेरे लिए चैलेंजिंग थी कि मैं इसको आगे बढ़ाऊँ, वो ये थी कि अमेरिका बहादुर जो है वो नहीं चाहते कि ये हो. वो उसमें होता है ना कि दुश्मन का जो दोस्त है वो भी दुश्मन है. तो अमेरिका के साथ, जो ईरान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब थे, ख़राब हैं, और वो मर्ग बर अमेरिका के नारे अभी भी लग रहे हैं तेहरान में. उसकी वजह से ये था कि अमेरिका ईरान की वजह से नहीं चाहता, तो उन्होंने हमें खुल के बताया कि सैंक्शन लगा देंगे आप पे. तो ये हुआ पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन का. अल्लाह करे कि ये हो और ये गैस का मसला ऐसे आपका हल होगा, और इसमें कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी हुई हैं, पूरा एक प्रोग्राम हम कर सकते हैं. दूसरी बात हुई कि अपना घर ठीक करें. उसमें 2 बातें हैं. पहली बात यह है कि ये घर ठीक किसने करना है, और एक घर होता है जो आप ठीक करते हैं अंदरूनी तौर पे,
यहाँ पे तो एक दूसरे के खिलाफ ऐसी जबान इस्तेमाल हो रही है जिसपे कि हर रोज अदालत भी जाना चाहिए कि देखें जी तौहीन हो रही है। तो पहले तो अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करें, और दूसरा ये है कि अगर आपके ऊपर फैटफ की तलवार लटक रही है, आपका जीएसपी प्लस आपके हाथ से जा रहा है, कश्मीर पे आपका जो है वो आपका कुछ साथ नहीं दे रहा, इंडिया के साथ सारे लगे हुए हैं, तो आपने घर दो तरफा ठीक करना है। ठीक। और उसमें खारजा और जो अंदरूनी मामलात हैं दोनों को, अब उन दोनों में जो खारजा वाला है उस पर हम बात कर रहे हैं कि उनको कैसे ठीक करना है। चंद दो तीन बातें आपके और वक्त भी नाज़रीन कम के रह लिए, गया है। बस हाँ जी। आपके नाज़रीन ठीक। के लिए खुशखबरियां मैं देना चाहता हूं, और वो ये है कि जहां तक पाकिस्तान और यूएस के ताल्लुकात का है, आईएसआई के चीफ हमारे जाते हैं वॉशिंगटन, मुलाकात होती है, बड़ी अहम मुलाकात, मैं उसकी डिटेल नहीं बता सकता, ठीक। लेकिन ये बता सकता हूं कि पॉजिटिव उसका जो है वो, और काउंटर टेररिज्म से थोड़ा सा आगे जाने की भी बात ठीक, हुई है, सिक्योरिटी से आगे। दूसरा, सफीर अमेरिका के आ चुके हैं, लेटर ऑफ क्रेडेंस पेश कर चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हो चुकी है। ठीक। और तीसरा, जो एंटनी ब्लिंकन की और बिलावल साहब की मुलाकात हुई है, उसमें कुछ बातें तय हुई हैं कि अनकरीब इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात दुरुस्त समत में उस्तवार हो रहे हैं। चलें, आपने ये अच्छी खबर दे दी, बहुत बहुत शुक्रिया नजमुल साकिब साहब, हसन खान साहब और अमीन हशवानी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम बात करेंगे मुल्क में जारी तवानाई के बहरान के हवाले से। ज़ाहिर है कि इस वक्त मुल्क को तवानाई के शदीद बहरान का सामना है, लेकिन यकीनी तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो गुज़िश्ता हुकूमत थी उनकी नाक़िस पॉलिसीज़ की वजह से आज पाकिस्तानी अवाम को इन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। 2018 से 2022 के दौरान जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो इसमें काफ़ी नाक़िस पॉलिसीज़ इस्तेमाल की गई। फिर इसके साथ साथ बैनुल अक़वामी मार्केट में जो एनर्जी प्राइसेस हैं उनकी भी कीमत बढ़ी, और इसके साथ साथ इस वक्त जो एक सूरत हाल है तवानाई सेक्टर की कि एक तरह से वो ऑपरेशन थिएटर में मौजूद है। इस वक्त जिस तरह से तवानाई सेक्टर चल रहा है, इसे अगर मुआवजा कहा जाए तो ये बेजा नहीं होगा। इस बारे में जो हमारी ज़राए से हमारी जो बात हुई है और हमने मालूमात हासिल की हैं, उसमें जो दो प्रोजेक्ट्स थे, बड़े प्रोजेक्ट्स थे, एक ज़ाहिर है कि 2 या 3 प्रोजेक्ट्स उसमें डिले हुआ, जिनमें ज़ाहिर है करोट हाइड्रो पावर का प्रोजेक्ट था 720 मेगावाट का, जो फरवरी 2022 में मुकम्मल होना था, लेकिन ये अब जुलाई 2022 में मुकम्मल हुआ है। मौजूदा हुकूमत ने इसको मुकम्मल किया है। इसके साथ साथ शंघाई थर का जो प्रोजेक्ट था 1214 मेगावाट का, इसे मई 2022 में मुकम्मल होना था, लेकिन ये अब मई 2023 में मुकम्मल होगा। वजूहात तो इसकी ज़ाहिर है कि मॉनिटरिंग नहीं हुई, इसकी ऑनरशिप गुज़िश्ता हुकूमत ने नहीं ली, और जो कमिटमेंट की गई थी उस कमिटमेंट को भी पूरा नहीं किया गया। पंजाब थर्मल RLNG पावर प्लांट जो है वो 3 साल से ज़ायद का उसमें डिले हुआ है। अगर आप इन सब को मिलाएं तो ये तकरीबन 3200 मेगावाट बनते हैं। अगर ये वक्त पर मुकम्मल हो जाते हैं तमाम के तमाम प्रोजेक्ट्स, तो 3200 मेगावाट इस वक्त सिस्टम में दाखिल हो चुका होता। इसके साथ साथ LNG की जो ख़रीद थी वो भी गुज़िश्ता हुकूमत ने वक्त पर नहीं की, यानी कोरोना के दौरान $3 से $5 फ़ी MMBTU में ये LNG मौजूद थी, लेकिन गुज़िश्ता हुकूमत ने इसकी ख़रीद नहीं की, और अब जो स्पॉट बाइंग है उसकी $38 फ़ी MMBTU तक पहुंच चुकी है, क्योंकि एनर्जी प्राइसेस में 300% इजाफा हुआ है। तो ये जो सारी सूरत हाल थी, इसकी वजह से तवानाई का जो बहरान है वो शदीद हुआ। फिर इसके साथ साथ सर्कुलर डेट का मामला भी इसी तरह चलता रहा, और ज़ाहिर है कि जो डॉलर रेट था रुपए के मुकाबले में वो भी बढ़ता गया, जिससे ये मसाइल पैदा। मौजूदा हुकूमत कोशिश कर रही है, ये कहती है, मौजूदा हुकूमत का दावा है कि वो जल्द अज जल्द इस मसले को हल करेगी, लेकिन ज़ाहिर है कि मुश्किलात का सामना है पाकिस्तान की पूरी आवाम को, लेकिन हुकूमत पुरज़्म है कि वो इस मसले पर जल्द काबू पा लेगी। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।